नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसीबी को मिलेगा रिवॉल्विंग फंड। जी हां, भ्रष्ट अफसरों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए एसीबी देगी ये रुपए और साथ ही रिवॉल्विंग फंड के तहत एसीबी के खाते में 1 करोड़ जमा कराएगी सरकार। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। यानी ट्रैप करवाने के लिए परिवादी को देने होंगे खुद के रुपए, लेकिन चालान पेश करने के साथ ही रिश्वत राशि परिवादी को लौटा दी जाएगी फंड से। और साथ ही ऐसे जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर और ट्रैप करवाने के लिए नहीं रुपए देने की स्थिति में हैं, उन्हें एसीबी, डीजी और एडीजी की सिफारिश पर ट्रैप करवाने के लिए इसी फंड से मिलेंगे रुपए। और साथ ही एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 और 9413502834 पर कई परिवादियों ने ये बताया था कि उनके पास ट्रैप करवाने के लिए राशि नहीं है। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने कहा, रिवॉल्विंग फंड से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो लगातार करप्शन की तमाम खबरें भी सामने आती हैं और ऐसे में जो परिवादी पैसा देने की स्थिति में नहीं होते, राशि जमा कराने की स्थिति में नहीं होते, उनके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। करप्ट अफसरों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए एसीबी रुपए देगी और साथ ही रिवॉल्विंग फंड के तहत एसीबी के खाते में 1 करोड़ जमा कराएगी सरकार। और इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रैप करवाने के लिए परिवादी को देने होंगे खुद के रुपए, लेकिन चालान पेश करने के साथ ही रिश्वत राशि परिवादी को वापस लौटा दी जाएगी। ये फंड से पैसे वापस होंगे और ऐसे जो भी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं, ट्रैप करवाने के लिए रुपए देने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें एसीबी, डीजी और एडीजी की सिफारिश पर ट्रैप करवाने के लिए इसी फंड से रुपए मिलेंगे, इसी फंड से पैसे दिए जाएंगे। और साथ ही एसीबी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 1064 और साथ ही 9413502834। कई परिवादियों ने इसी पर जानकारी भी पहले से दी थी, इस पर बताया था कई परिवादियों ने। उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रैप करवाने के लिए राशि नहीं है और एसीबी डीजी बीएल सोनी ने कहा कि रिवॉल्विंग फंड से जो करप्शन करते हैं, जो करप्ट हैं, उन पर अंकुश लगेगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार की है, एसीबी की है, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। तेलंगाना में सत्ता हस्तांतरण। जी हां, चंद्रशेखर राव अपने बेटे केटी रामाराव को सौंप सकते मुख्यमंत्री की कुर्सी। बेहद महत्वपूर्ण खबर है। तेलंगाना में सत्ता हस्तांतरण हो सकता है। चंद्रशेखर राव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री की कुर्सी वो सौंप सकते हैं। फिलहाल पिता के सरकार में मंत्री है केटी रामाराव, लेकिन केटीआर का रुतबा है मुख्यमंत्री से भी ज्यादा। 24 जुलाई को 45वें जन्मदिन पर केटीआर को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। माना यह भी जा रहा है कि तोहफे के रूप में पिता से मिल सकती सीएम की कुर्सी भी। और पुराने सचिवालय में वास्तु दोष के कारण बेटे को नहीं बना पा रहे सीएम। ऐसे में जुलाई तक नए सचिवालय भवन का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि उनका बर्थडे भी आने वाला है, जन्मदिन सामने है केटी रामाराव का। और ऐसे में उम्मीद है कि उनको कोई बड़ा तोहफा चंद्रशेखर राव दे सकते हैं। और वो तोहफा क्या होगा, वो तोहफे में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी वो देने वाले हैं अपने बेटे को, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में कई बातें चल रही हैं। फिलहाल पिता की सरकार में केटी रामाराव मंत्री हैं, लेकिन केटीआर का रुतबा मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है तेलंगाना में। 24 जुलाई को 45वें जन्मदिन पर केटीआर को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। कहा यही जा रहा है कुछ बड़ा चंद्रशेखर राव सोच भी रहे हैं केटी रामाराव के लिए। माना यह भी जा रहा है कि तोहफे के रूप में पिता से सीएम की कुर्सी उनको मिल सकती है। पुराने सचिवालय में वास्तु दोष की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद बेटे को वो सीएम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन ऐसे में जुलाई तक नए सचिवालय भवन का निर्माण हो जाएगा और ऐसे में उम्मीद है कि उनके 45वें जन्मदिन पर क्या कोई बड़ा तोहफा चंद्रशेखर राव अपने बेटे को देने जा रहे हैं, इस पर लगातार सभी की निगाहें हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रण चल रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, सभी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजस्थान और एमपी बीजेपी नेता निभा रहे हैं अहम भूमिका। राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थानी नेताओं ने भी संभाल रखा पश्चिम बंगाल में चुनावी मोर्चा, चुनावी प्रबंधन। राजस्थान के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर। राज्य के 50 नेताओं के जिम्मे है प्रचार की जिम्मेदारी और साथ ही बंगाल में प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर राजनीतिक दल वहां पर लगातार रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और बात हम बीजेपी की कर रहे हैं। राज्य के 50 नेताओं के जिम्मे है प्रचार की जिम्मेदारी। बंगाल में राजस्थानी, मारवाड़ियों और हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी संख्या है बंगाल में।
ऐसे में पार्टी ने राजस्थान के नेता पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी है। चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, भजनलाल शर्मा के पास है बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। और संगठन में बगैर दायित्व वाले लोग भी बंगाल में लगातार काम कर रहे हैं, जिनको कोई संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कोई दायित्व नहीं दिया गया, उनको भी बंगाल में जाकर संपर्क साधने की जिम्मेदारी दी गई है। वो भी लगातार ग्राउंड पर वहां काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी राजस्थान से उतारे हैं 2 स्टार प्रचारक, सीएम गहलोत और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा गया। कुछ विधायकों और नेताओं ने भी संभाल रखा है मोर्चा। अब किस तरीके से वहां पर आधार को मजबूत किया जा रहा है, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार राजस्थान एमपी के जो लीडर्स हैं उनको भी पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। माइक विवाद के बीच भाजपा के 2 मेंबर्स की बदली सीटें। जी हां, माइक विवाद लगातार लंबे वक्त से भी चल रहा है और इसी के बीच भाजपा के 2 सदस्यों की सीटें बदली गई हैं। जोगेश्वर गर्ग को गुलाब चंद कटारिया के ठीक पीछे वाली सीट दी गई है और साथ ही विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। वहीं पुष्पेंद्र सिंह को दिवंगत किरण माहेश्वरी वाली तीसरी लाइन में सीट दी गई है। इन दोनों सीटों पर है माइक की व्यवस्था। 45 विधायकों को सोफे लगाकर अलग से की गई है बैठक व्यवस्था और कांग्रेस के 24 विधायकों को मिली है बिना माइक वाली सीटें, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कुछ विधायकों ने। इनमें से 2 मंत्री टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव शामिल हैं और साथ ही लगातार कुर्सी का जो विवाद चल रहा था कांग्रेस के भीतर, उसको लेकर बीजेपी भी हमलावर थी। भाजपा के 2 मेंबर्स की सीटें भी बदली गई हैं माइक विवाद के बीच और साथ ही वो विधायक एक जोगेश्वर गर्ग को गुलाब चंद कटारिया की ठीक पीछे वाली सीट दी गई है। साथ ही वो मुख्य सचेतक हैं विपक्ष के गर्ग और वही पुष्पेंद्र सिंह को दिवंगत किरण माहेश्वरी वाली तीसरी सीट दी गई है, तीसरी लाइन में सीट दी गई है और इन दोनों सीटों पर है माइक की व्यवस्था और साथ ही 45 विधायकों को सोफे लगाकर अलग से बैठक व्यवस्था वहां पर की गई है। कांग्रेस के 24 विधायकों को मिली है बिना माइक वाली सीटें, जिसको लेकर कुछ विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। साफ तौर से कहा गया था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है विधानसभा के भीतर। इनमें 2 मंत्री टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव भी शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 282 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें 294 हैं, जिन पर लगातार दावेदारी की जा रही है। हर दल की तरफ से कहा यही जा रहा है कि 294 सीटों पर अधिक से अधिक जगहों पर जीत उन्हीं की होगी, पार्टियों का दावा है। इनमें से 282 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 2019 के बाद भाजपा में शामिल हुए 46 नेताओं को टिकट मिला के 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। 46 नेताओं को टिकट दिया गया। इनमें टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल 34 नेता हैं। इनमें से अधिकतर वो लीडर्स हैं, वो नेता हैं जो पहले टीएमसी का हिस्सा थे। 2016 में टीएमसी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2021 आते आते वो बीजेपी का हिस्सा हैं। 34 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट दिया गया। कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इन पार्टियों से भाजपा में आने वाले एक नेता को टिकट दिया गया और साथ ही माकपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 6 नेताओं को भी जगह दी गई है, टिकट दिया गया। इससे भाजपा में भीतरी बनाम बाहरी का संघर्ष लगातार जारी है। भाजपा के अंदरूनी तौर पर जो ग्राउंड पर लगातार काम करते हैं लीडर्स, जो बंगाल में लगातार सक्रिय हैं, वो गुस्से में है, नाराज है। उनका कहना यह है, उनकी तकल्लुफ ये है कि उनको जगह ना देकर, उनको टिकट ना देकर, बल्कि उनको मौका दिया गया, उनको मैदान में उतारा गया जो बाहरी हैं, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बने हैं, बल्कि जो अंदरूनी तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते आए हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में माकपा की रणनीति। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर माकपा की रणनीति क्या है, पूरी खबर आपको समझाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में सीताराम येचुरी का इंटरव्यू। जी हां, चुनाव होने हैं 4 राज्यों में, उसको लेकर माकपा की रणनीति। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उनमें से 4 राज्यों को लेकर माकपा की रणनीति है। हिंदुस्तान टाइम्स में सीताराम येचुरी का इंटरव्यू। और पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने का लक्ष्य रखा गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। केरल में परंपरा तोड़कर फिर सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है माकपा की तरफ से। और असम में लंबे वक्त बाद होगी विधानसभा में वापसी। तमिलनाडु में निश्चित तौर पर विधानसभा में लगेगी हाजिरी और तमिलनाडु में द्रमुक के साथ है माकपा का गठबंधन। तमिलनाडु में भी लगातार फोकस उनका है, द्रमुक के साथ गठबंधन है। माकपा का द्रमुक के साथ मिलकर सेक्युलर सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया। और माकपा के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, जिन्होंने दावा किया है कि अलग अलग हिस्सों में उनकी वापसी होनी है। पूरी कोशिश उसी रणनीति के हिसाब से की जा रही है।
परमबीर के लेटर बॉम्ब से हिलने लगी महाविकास अघाड़ी सरकार। जी हां, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। परमबीर के लेटर बम से हिलने लगी है अघाड़ी सरकार। महाराष्ट्र में 16 महीने पहले उद्धव ठाकरे ने बनाई महाविकास अघाड़ी सरकार। शिवसेना, राकापा, कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार है। उसके बाद से ही एक के बाद एक चुनौतियां सामने लगातार उद्धव के आ रही हैं। अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करप्शन का आरोप लगा है। साफ तौर से उद्धव ठाकरे सरकार की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों में पैदा हो सकती है कोई दरार, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। शरद पवार ने भी नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर से अंदरूनी तौर पर खबर ये है, सूत्र ये बताते हैं कि शरद पवार नाराज हैं। कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और साथ ही अनिल देशमुख से भी इस्तीफा लिया जा सकता है या फिर किसी भी वक्त इस्तीफा अनिल देशमुख दे सकते हैं। अब क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार जो चल रही है उस पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं? कई सवाल इसको लेकर भी हैं जब से परमबीर ने लेटर बम फोड़ा है। राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे बंगाल? कई तरह के सवाल इसको लेकर भाजपा भी पूछ रही है। राहुल गांधी आखिर बंगाल क्यों नहीं जा रहे? अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण भारत में लगातार उनकी नजर है, वो केरल हो, तमिलनाडु हो, लेकिन उम्मीद ये कि राहुल जाएंगे बंगाल, वहां पर भी प्रचार करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि असम में खूब कर रहे हैं मेहनत। अब असम में भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी लगातार कई रैलियां कर चुके हैं, कई रोड शोज कर चुके हैं। वैसे राहुल की पहल पर ही बंगाल में सीपीएम के साथ हुआ तालमेल। राहुल की पहल पर ही बंगाल में सीपीएम के साथ तालमेल हुआ। केरल में लेफ्ट मोर्चा बना रहा इसका बड़ा कारण। अब केरल में लेफ्ट मोर्चा जो है इसका बड़ा कारण भी बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि केरल में लेफ्ट मोर्चा के खिलाफ राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल में राहुल चुनाव प्रचार करते हैं तो इसका असर केरल पर भी पड़ेगा। अब खबर ये है, जो सियासी जानकार बताते हैं कि बंगाल में राहुल चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं केरल में भी दिखाई देगा। केरल की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। केरल के वायनाड से ही राहुल सांसद भी हैं, इसलिए वहां पर प्रतिष्ठा का सवाल भी है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से भाजपा को फायदा हो, इसीलिए जहां पर भी जो बन पा रहा है कांग्रेस वो कर रही है। लेकिन बंगाल अभी तक राहुल नहीं गए, जिसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियां बन रही चुनावी टूल? जी हां, इसको लेकर कई सवाल है। क्या केंद्रीय एजेंसियां चुनावी टूल बन रही हैं? आमतौर पर चुनावी घोषणा के बाद छापे और जांच होते स्थगित। आमतौर पर यह होता है कि चुनावी घोषणा जब हो जाती है तो उसके बाद छापे और जांचें रुक जाती हैं, उनको स्थगित कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य एजेंसियां अपना काम कर देती स्थगित। केंद्र की भी राज्य एजेंसियां जो भी हैं वो अपना काम रोक देती हैं, स्थगित कर देती हैं। ज्यादा जरूरत पड़ने पर एजेंसियां चुनाव आयोग के निर्देश पर ही करती हैं काम। अगर बहुत जरूरी है तो उसके बाद ही एजेंसियां चुनाव आयोग के परमिशन के बाद ही काम करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ हो रहा है इसके उलट। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ इसके विपरीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, सीबीआई आदि की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार हमलावर रहते हैं। कांग्रेस लगातार यही मुद्दा उठाती है कि जब जब भी चुनाव सिर पर होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, तब तब जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, सभी की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और जैसे वर्तमान में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल में चल रही है तमाम घटनाएं, छापेमारी की तमाम खबरें भी सामने आती हैं। इसको लेकर कई सवाल दाग रही है कांग्रेस भी। क्या कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं से नहीं कराएगी चुनावी प्रचार? अब इसको लेकर भी सियासी जानकार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कांग्रेस जो असंतुष्ट लीडर्स हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, क्या उनसे प्रचार कांग्रेस नहीं कराने वाली है उन राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं? कांग्रेस अलकमान ऐसे नेताओं की अभी नहीं कर रही परवाह। अभी खबर यह है कि कांग्रेस अलकमान ऐसे नेताओं की परवाह नहीं कर रही है। और साथ ही जितिन प्रसाद, शशि थरूर, अखिलेश प्रसाद सिंह आदि सर्वत्र अपवाद है। और साथ ही हालांकि इन लोगों ने तो तुरंत ही अलकमान के समक्ष पेश कर दी थी अपनी सफाई। अब साथ ही इनके अलावा पार्टी ने किसी और नेताओं को नहीं भेजा प्रचार में। दशकों तक कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा रहे आजाद को भी प्रचार के लिए जगह नहीं दी गई है। स्टार प्रचारक उनको भी नहीं बना दिया गया, जिसको लेकर नाराजगी भी हालांकि देखने को मिली थी गुलाम नबी आजाद की। वैसे ये नेता कांग्रेस की जीत के लिए प्रचार में जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। अब हालांकि जो असंतुष्ट हैं, जो जीत तेज का हिस्सा हैं, उन नेताओं को वैसे भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इच्छा जरूर सभी लीडर्स ने जाहिर की थी, लेकिन उस इच्छा के अनुरूप काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस अलकमान ने इन नेताओं को आगे बदलावों का भी संकेत दे दिया है। अब कांग्रेस अलकमान की तरफ से संकेत भी मिल गया है कि इन नेताओं में कोई बड़ा बदलाव आगे देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा किस आधार पर तय कर रही टिकट? जी हां, भाजपा किस आधार पर टिकट तय कर रही है, इसको लेकर खुद बीजेपी के लीडर्स ही तमाम सवाल कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भाजपा के टिकट बंटवारे पर घमासान शुरू हो गया है। आखिर भाजपा किस आधार पर टिकट दे रही है, टिकट तय कर रही है, इसको लेकर खुद बीजेपी के लीडर्स नाराज हैं, गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के टिकट बंटवारे पर घमासान हो गया। टिकट दावेदार नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कर रहे घेराव। जो टिकट दावेदार नेता हैं वो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका घेराव कर रहे हैं, कई सवाल उनसे पूछ रहे हैं। भाजपा ने कोलकाता की चौरंगी सीट पर दिए टिकट से तो सबको किया हैरान, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत नेता सोमेन मित्रा की पत्नी को ही टिकट दे दिया गया। और शिखा मित्रा खुद हैरान है कि भाजपा ने किस आधार पर उन्हें टिकट दिया, उन्हें मोर्चा संभालने के लिए कह दिया है। भाजपा के टिकट बंटवारे में हुई चूक से पार्टी को बंगाल में नुकसान होता हुआ दिख रहा है और चुनाव प्रचार के बनाए माहौल के अलावा जमीनी स्तर पर भी तो कोई तैयारी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। भारत को लेकर जो बाइडेन की परेशानी क्या है, ये पूरी खबर आपको बताते हैं। भारत को लेकर जो बाइडेन क्यों परेशान है, उनकी परेशानी क्या है, ये पूरी खबर समझिए। भारत को लेकर बाइडेन को करना होगा दो टूक फैसला। अब भारत को लेकर दो टूक फैसला करना होगा जो बाइडेन को, इसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। हालांकि इसमें क्या हो सकता है या फिर किस तरीके से बाइडेन की बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं, इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम बातें हैं। अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और सीनेट के वरिष्ठ लीडर्स ने टेंशन बढ़ाई है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार से बात करने का दबाव। दरअसल कुछ एजेंसियों ने भारत के वर्तमान हालात पर सर्वे किया और प्रेस की आजादी, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र की रेटिंग में भारत का स्थान नीचे किया। हालांकि भारत में भले इन एजेंसियों की रेटिंग को खारिज किया जा रहा हो, लेकिन अमेरिका और सभ्य समाज में इनकी रेटिंग का होता बड़ा महत्व। सीनेट के दो सर्वाधिक प्रभावशाली मेंबर्स ने भारत के हालात को लेकर चिंता जाहिर की, किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन और पत्रकारों के साथ बर्ताव का मुद्दा उठाने के लिए कहा और इसको लेकर दबाव भी बनाया गया। साथ ही विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाने की बात भी कही गई। अब जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है उसको लेकर भी तमाम बातें हैं। कई मसले जो हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहे हैं उस पर भी अब चिंता किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो बाइडेन की, क्योंकि रिश्ते लगातार मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। इसको लेकर दोनों ही देशों की कोशिश भी है। भारत को लेकर अब बाइडेन की परेशानी किस तरीके से बढ़नी है ये भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, वहां आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले असम आपको ले चलते हैं। पीएम असम में मौजूद है, वहीं से रैली को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है और इसलिए गोहपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। भाई और बहनों, काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य, हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जब असम ज्यादा हरा भरा होता है तो यहां टूरिज्म के लिए, रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। असम के पास ये सब कुछ मौजूद है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान। तो असम में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको दुबई लिए चलते हैं, जहां द फैशन कनेक्ट सीजन 9 के तहत लिबास खास फैशन शो का आयोजन किया गया। ओक्स इब्न बतूता में इस फैशन शो में मॉडल्स ने कैटवॉक कर जलवा बिखेरा। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शो के गेस्ट ऑफ ऑनर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के संरक्षक और अध्यक्ष शेख जुमा अल मखतूम बिन अल मखतूम रहे। तो फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं याकूब अल अली, रिजवान साजन, डिजाइनर माइकल सिंह को भी यहाँ पर मौजूद रखे। इससे पहले चैनल हेड जगदीश चंद्र ने दुबई के शेख जुमा अल मखतूम बिन अल मखतूम का स्वागत भी किया। साथ ही दुबई में बेहतर कोरोना मैनेजमेंट के लिए उन्होंने हार्दिक बधाई भी उनको दी। इस बीच चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम ने पूरे देश में
कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस मायने में शेख और अशोक गहलोत दोनों नेचुरल अलाइज नजर आते हैं। जगदीश चंद्र ने शेख और उनकी सरकार को राजस्थान में इन्वेस्ट करने की अपील की और बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में देश विदेश के कई औद्योगिक संस्थानों ने राजस्थान में भारी निवेश किया है। द फैशन कनेक्ट का सीजन 9 दुबई से ये तस्वीर आपको हम दिखाने लिबास एक खास जो मॉडल्स ने कैटवॉक किया वो तस्वीर भी आपके सामने है। तमाम बड़े दिग्गज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने क्योंकि अलग अलग सीजन इंडिया में इसके हुए। ये पहली मरतबा है जब दुबई में इसका आयोजन किया गया और वहीं से दो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के संरक्षक और अध्यक्ष शेख जुमा उल मखदूम बिन अल मखदूम भी पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत भी किया गया। फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र ने उनका स्वागत किया और साथ ही याकूब अल अली, रिजवान साजन, डिजाइनर माइकल जिनको भी यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने अपनी बात रखी और भारत की तारीफ की कि जिस तरीके से कोविड में बेहतर मैनेजमेंट दिखाई दिया दुबई का, जिसको लेकर चैनल हेड ने भी इस बात का जिक्र किया। और वहीं उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि दुबई के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना का प्रबंधन जिस तरीके से हुआ उसको लेकर देश भर में विदेशों में भी राजस्थान की तारीफ हुई। और साथ ही दुबई में जिस तरीके से हालात अभी हैं उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। हार्दिक बधाई भी दी कि जिस तरीके से अभी कोविड से दुबई उभर रहा है, इसलिए बधाई का पात्र भी दुबई है। और साथ ही चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम ने पूरे देश में कोरोना मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन में पहला स्थान हासिल किया है। People of Rajasthan, I welcome Honorable Senator Sheikh Dubai, leading businessman, all the guests. They are really very impressed. The gesture, the city. One thing I want to share with you, you are one of the most popular especially your vision, your resources, your architect, your imagination of development. That's why Dubai is ahead of all other developing countries or cities in the area of development. As far as Corona is concerned, the entire world knows that you have done excellent in Corona. I am glad to say more than 50% people of Dubai have been vaccinated by now, and the remaining be vaccinated in the next couple of days. At this moment, I have made a special effort in Rajasthan Corona management, where the state government led by the Chief Minister has also done a remarkable job in Corona management. And in Rajasthan, we are number one in the entire country in Corona management. So on this front, we are similar. And we are naturalized. I say, my Chief Minister Ashok Gehlot and Honorable Sheikh designers by they are similar. This opportunity I will invite Sheikh Sahab and his business friends, associates to come to Rajasthan and invest in India and in Rajasthan. It has immense opportunity of investment. We have to work together. And one the last thing which I would congratulate Sheikh Sahab, he is converted to Dubai into one of the most secular cities of this country. He just shared with me, Dubai is for everybody, everyone, a big plan for him. So, once again, thank you so much, sir. You came in for our encouragement, and we will always be there to promote the young talent in your kingdom. Best of luck. I want to thank everybody
Russian and Russian ruler of